नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की कहानी में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह आज की कहानी भी बेहद ही डरावनी और रोमांचक है। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि कहानी में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अक्टूबर की वो काली रात और बादलों की गड़गड़ाहट आज भी उस हाईवे पर गूंजती है। अगर आप कभी उत्तराखंड के कुमाऊं रेंज के उस पुराने रास्ते से गुजरे हैं जिसे स्थानीय लोग अंधा मोड़ कहते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि वहां हवा का तापमान अचानक गिर जाता है। ये कहानी साल 2004 की है, जब सड़क निर्माण विभाग के एक सीनियर सर्वेयर कबीर आहूजा को भावगढ़ नामक एक वीरान कस्बे के पास हाईवे चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट सौंपा गया था। कबीर एक ऐसा आदमी था जो विज्ञान और कंक्रीट पर भरोसा करता था। उसे लगता था कि दुनिया में हर डर का एक वैज्ञानिक कारण होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि भावगढ़ के उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में जो चीज दबी है, वो विज्ञान के हर नियम को तोड़कर उसके अस्तित्व को निचोड़ लेगी। कहानी की शुरुआत कबीर के वहां पहुंचने से नहीं, बल्कि उस रात से हुई जब उसने पहली बार महसूस किया कि अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, बल्कि अंधेरा एक जीवित चीज है जो आपको देख रहा होता है। भावगढ़ का वो हिस्सा जहां प्रोजेक्ट चलना था, वहां आबादी के नाम पर सिर्फ गिने चुने पुराने घर और एक ढहता हुआ डाक बंगला था। सड़क के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था, काला, टेढ़ा मेढ़ा और इतना घना कि उसके नीचे दिन में भी रात जैसी कालिख पुती रहती थी। कबीर अपनी जिप्सी से वहां पहुंचा। बारिश हो रही थी और वाइपर की चरमराहट उस सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, उसकी हेडलाइट की रोशनी उस पेड़ पर पड़ी। पेड़ की जटाएं ऊपर से नीचे लटक रही थीं, जैसे किसी बूढ़े इंसान के बाल बेतरतीब बिखरे हों। कबीर ने इंजन बंद किया तो अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है। ये वो खामोशी थी जो किसी तूफान के आने से पहले शिकार को डराने के लिए होती है। कबीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बूट को कीचड़ में रखा। तभी उसे गंध आई, गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की मिली जुली बदबू, जैसे किसी कब्र पर रखे फूल बहुत दिन से सड़ रहे हों। कबीर का काम सीधा था, अगले 10 दिनों में उस इलाके का सर्वे करना और उस पेड़ को कटवाने की रिपोर्ट तैयार करना, ताकि सड़क सीधी की जा सके। वो डाक बंगले की तरफ बढ़ा, जहां उसका केयरटेकर, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम दीनानाथ था, लालटेन लेकर खड़ा था। दीनानाथ की आंखें पथराई हुई थीं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। कबीर को देखते ही उसने कोई स्वागत नहीं किया, बस दबी आवाज में कहा, साहब, गाड़ी पेड़ के नीचे मत खली करना, वहां वो सोती है। कबीर ने अपनी अटैची रखते हुए हंसकर पूछा, कौन? कोई जानवर? दीनानाथ ने कबीर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, नहीं साहब, वो जिसका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। निराली नाम था उसका। सालों पहले इसी सड़क पर किसी का इंतजार करते करते वो पत्थर हो गई और फिर उस पेड़ का हिस्सा बन गई। अब उसे शोर पसंद नहीं है। कबीर ने इसे गांव वालों की फालतू कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उस रात डाक बंगले की खिड़की से वो जो देखेगा, वो उसकी तर्क शक्ति की धज्जियां उड़ा देगा। पहली रात सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक चीज के। रात के ठीक 1:15 बजे कबीर की नींद एक धीमी, बहुत ही धीमी खुरचने की आवाज से खुली, जैसे कोई अपने नाखूनों को लकड़ी के दरवाजे पर धीरे धीरे रगड़ रहा हो। कबीर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन छत से टपकते पानी की आवाज टप टप गूंज रही थी। वो खुरचने की आवाज अब और तेज हो गई थी, लेकिन वो दरवाजे से नहीं आ रही थी। वो आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, अलमारी के पीछे से। कबीर ने अपनी टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से अलमारी की तरफ रोशनी फेंकी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना चूहा हो सकता है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। फर्श पर अलमारी के नीचे से एक परछाई बाहर निकल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी
कि कमरे में उस परछाई को बनाने वाला कोई ऑब्जेक्ट या इंसान मौजूद नहीं था। वो परछाई एक तरल पदार्थ की तरह फर्श पर रेंग रही थी, धीरे धीरे कबीर के बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। कबीर ने घबराहट में लाइट का स्विच ऑन किया। ट्यूबलाइट की पीली रोशनी में सब कुछ सामान्य हो गया। वो परछाई गायब हो चुकी थी। कबीर ने पसीना पोंछा और पानी पीने के लिए जग उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि शायद सफर की थकान की वजह से उसे वहम हुआ है, लेकिन असली खेल तो अगली सुबह शुरू हुआ जब वो सर्वे करने उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। दिन की रोशनी में भी वो पेड़ मनहूस लग रहा था। कबीर ने अपने फीते से सड़क की चौड़ाई नापनी शुरू की। जब वो पेड़ के तने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की छाल पर कुछ अजीब निशान थे। गौर से देखने पर लगा कि वो खरोंचे थीं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने के लिए नाखूनों से पेड़ को नोचा हो। और उन खरोंचों से जो गोंद निकल रहा था उसका रंग दूधिया नहीं बल्कि गहरा लाल था, सूखे हुए खून जैसा। तभी पीछे से दीनानाथ की आवाज आई, इस पेड़ को लोहे से मत छुओ साहब, उसे दर्द होता है। कबीर झुंझला गया, दीनानाथ मुझे ये अंधविश्वास मत सुनाओ। ये पेड़ सड़क के बीच में है और इसे कटना ही होगा। मशीनें कल आ रही हैं। दीनानाथ ने एक कदम पीछे लेते हुए बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, मशीनें तो आ जाएंगी साहब, लेकिन चलाएगा कौन? जिसने इस पेड़ पर कुल्हाड़ी या आरा चलाने की कोशिश की, अगली सुबह वो अपना ही चेहरा भूल गया। कबीर ने गुस्से में फीता जमीन पर पटका और कहा, मैं खुद खड़े होकर इसे कटवाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। ये कबीर की सबसे बड़ी गलती थी। उसने उस चीज को चुनौती दी थी जिसका नियम ही ये था कि जो उसे ललकारता है वो उसका अस्तित्व मिटा देती है। उस दोपहर कबीर ने पेड़ के तने पर लाल पेंट से एक बड़ा एक्स का निशान लगा दिया, ये संकेत देने के लिए कि इसे काटना है। शाम होते होते मौसम फिर बिगड़ गया। पूरा भोगड़ कोहरे की एक मोटी चादर में लिपट गया। दृश्यता शून्य हो गई थी। कबीर डाक बंगले के बरामदे में बैठा अपनी रिपोर्ट लिख रहा था। तभी उसकी नजर अपनी ही परछाई पर पड़ी, जो लैंप की रोशनी की वजह से दीवार पर बन रही थी। वो लिख रहा था, उसका हाथ हिल रहा था और दीवार पर उसकी परछाई भी उसी तरह हिल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर कबीर ने अपनी कलम मेज पर रख दी और कॉफी का कप उठाने के लिए झुका। उस एक सेकंड में उसका खून जम गया। कबीर झुक चुका था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई, वो अभी भी सीधी बैठी थी। कबीर की सांस गले में अटक गई। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। परछाई स्थिर थी। वो किसी मूर्ति की तरह दीवार पर जमी हुई थी, बिल्कुल उसी मुद्रा में जैसे कबीर कुछ सेकंड पहले बैठा था। दहशत के मारे कबीर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और पीछे हट गया, लेकिन दीवार पर बैठी वो परछाई हिली तक नहीं। अब वो परछाई कबीर की नहीं लग रही थी। उस काली आकृति का आकार बदलने लगा था। धीरे धीरे उस परछाई के कंधे झुकने लगे और उसके बाल, जो परछाई में नुकीले कांटों की तरह दिख रहे थे, लंबे होने लगे। वो परछाई अब कबीर की नकल नहीं कर रही थी, वो उसे घूर रही थी, भले ही उसका कोई चेहरा नहीं था। कबीर ने महसूस किया कि कमरे की हवा में किसी के सांस लेने की भारी आवाज गूंज रही है, बिल्कुल उसके कान के पास। तुमने मुझे चुना, एक फुसफुसाहट गूंजी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये आवाज सूखी पत्तियों के कुचलने जैसी थी। कबीर चीखते हुए कमरे से बाहर भागा और सीधे दीनानाथ के क्वार्टर का दरवाजा पीटने लगा। दीनानाथ, दरवाजा खोलो, वहां कोई है। दीनानाथ ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में वही लालटेन थी। कबीर ने हांफते हुए पूरी बात बताई। दीनानाथ ने कबीर के चेहरे को गौर से देखा और एक ऐसी बात कही जिसने कबीर के पैरों तले जमीन खिसका दी। साहब, मैंने आपसे कहा था वो परछाई चुराती है,
उसने आपकी परछाई को पकड़ लिया है। अब वो आपके शरीर को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि वो उसे पूरी तरह पहन न ले। कबीर को लगा ये सब पागलपन है। वो अपनी जीप की तरफ भागा, उसे बस यहाँ से निकलना था। उसने जीप स्टार्ट की और एक्सीलरेटर पर पैर रखा। गाड़ी तेजी से कीचड़ उछालती हुई आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरा, जीप की हेडलाइट पेड़ के तने पर पड़ी। कबीर ने ब्रेक मार दी है। वहां उस पेड़ के तने पर जहां उसने लाल रंग से एक्स बनाया था, वहां अब एक्स नहीं था, वहां लाल रंग से ताजा लिखा हुआ था कबीर। और वो लिखावट कबीर की अपनी ही हैंडराइटिंग से हूबहू मेल खा रही थी। डर के मारे कबीर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन जब उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि कोहरे के बीच पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है। उसने कोई सफेद साड़ी नहीं पहनी थी। वो कीचड़ में सनी हुई फटे हुए पुराने कपड़ों में थी और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो पेड़ की जड़ों के ऊपर अधर में लटकी हुई थी और उसकी परछाई सड़क पर लंबी खींचती हुई सीधे कबीर की जीप के टायर तक आ रही थी। कबीर ने गाड़ी भगाई। वो जितना तेज जा सकता था गया। करीब 10 किलोमीटर दूर जाकर उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वहां रोशनी थी, लोग थे। उसने राहत की सांस ली। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। ढाबे वाले ने उसे पानी दिया। कबीर ने अपना चेहरा धोया और शीशे में खुद को देखा। बच गया, उसने बुदबुदाया। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। ढाबे की तेज लाइट में हर चीज की परछाई बन रही थी, कुर्सियों की, मेज की, ढाबे वाले की। लेकिन कबीर के पैरों के नीचे जमीन खाली थी। उसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। उसकी परछाई उस बरगद के पेड़ के नीचे उस एक्स निशान के साथ हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। और वो जानता था कि बिना परछाई के इंसान सिर्फ एक खाली खोल होता है, जिसे भरने के लिए अब वो उसके पीछे आएगी। कबीर को अभी एहसास नहीं था कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। उसका साया वहां रह गया था, लेकिन जो चीज उसके साथ जीप की पिछली सीट पर बैठकर यहां तक आई थी, अब वो धीरे धीरे अपना रूप ले रही थी। ढाबे के शोरगुल के बीच कबीर को फिर वही सड़े हुए फूलों की बदबू आई, बिल्कुल अपने ठीक पीछे से। झटके से अपना हाथ हटाया। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे डिवाइडर से टकराई और रुक गई। कबीर हांफता हुआ स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई हाथ नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी कलाई पर नीले रंग के उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से भींचा हो। ये कोई वहम नहीं था, ये निशान असली थे। कबीर गाड़ी से बाहर निकला और सड़क पर उल्टियां करने लगा। उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसे लगा जैसे उसकी ऊर्जा, उसकी जीवन शक्ति को कोई अदृश्य पाइप लगाकर चूस रहा है। तभी एक ट्रक पास से गुजरा और हॉर्न बजाया। ट्रक की तेज रोशनी ने कबीर को वास्तविकता में वापस खींचा। उसने देखा कि वो नैनीताल के बाहरी इलाके में पहुंच चुका है। सामने एक छोटा सा होटल दिखाई दिया, होटल लेक व्यू। कबीर ने तय किया कि वो आज रात आगे गाड़ी नहीं चलाएगा। उसे नींद की जरूरत थी, या शायद बेहोशी की। होटल के रिसेप्शन पर बैठा लड़का ऊँघ रहा था। कबीर को देखकर वो चौंक गया। कबीर की हालत किसी पागल जैसी थी। कपड़े अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे। कबीर ने काउंटर पर पैसे फेंके और चाबी मांगी। कोई भी कमरा दे दो, बस शांत हो, कबीर ने कहा। लड़के ने चाबी दी, लेकिन जब कबीर जाने लगा तो लड़के ने टोका, सर, आपके साथ जो मैडम है उनका आईडी भी लगेगा। कबीर के कदम रुक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर पूछा, मैडम? कौन मैडम? लड़का कंफ्यूज हो गया। उसने कबीर के ठीक पीछे इशारा किया, वही जो आपके पीछे खड़ी थी। अरे
अभी तो थीं, शायद बाहर रह गईं। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था कि लड़का क्या देख रहा था। वो लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट का इंतजार करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर गया। कमरा नंबर 202। कबीर अंदर घुसा, दरवाजा लॉक किया, कुंडी लगाई और सोफे को खींचकर दरवाजे के आगे अड़ा दिया। फिर उसने कमरे की हर बत्ती जला दी। बाथरूम, बैल्कनी, बेड लैम्प, सब कुछ। रोशनी उसे सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। लेकिन क्या रोशनी सच में सुरक्षा है, या रोशनी सिर्फ वो जरिया है जिससे परछाई पैदा होती है? कबीर बाथरूम में गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडे पानी ने उसे थोड़ा होश दिलाया। वो पानी के नीचे रोने लगा। एक बड़ा, समझदार, विज्ञान को मानने वाला आदमी अब एक बच्चे की तरह सिसक रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, अपनी पत्नी की याद आ रही थी। उसने सोचा कि सुबह होते ही वो पूजा करवाएगा, किसी पंडित के पास जाएगा। जैसे ही उसने साबुन लगाने के लिए आंखें बंद की, बाथरूम का माहौल बदल गया। पानी की आवाज बदल गई। अब वो छप छप नहीं थी, बल्कि किसी के कीचड़ में चलने की आवाज थी। थप थप थप। कबीर ने घबराकर आंखें खोली। शावर से पानी नहीं, बल्कि गहरा, काला, गाढ़ा कीचड़ टपक रहा था। कबीर चीखा और पीछे हटा, फिसलकर टाइल्स पर गिर गया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो शावर से साफ पानी आ रहा था। फर्श पर भी साफ पानी था। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बड़बड़ाया। वो उठा और आईने के सामने खड़ा हुआ अपना चेहरा पोंछने के लिए। तौलिया हटाते ही उसकी नजर आईने में अपनी शक्ल पर पड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन कुछ और भी था। आईने में उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा था, लेकिन वो कबीर के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं था। कबीर का मुंह बंद था, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। एक चौड़ी, बदसूरत मुस्कान, जिसमें दांत कुछ ज्यादा ही नुकीले लग रहे थे। कबीर ने अपना हाथ उठाया और अपने गाल को छूने की कोशिश की। आईने में प्रतिबिंब ने हाथ नहीं उठाया। प्रतिबिंब ने अपनी गर्दन टेढ़ी की, इतनी टेढ़ी जितनी किसी इंसान की हड्डी टूटे बिना नहीं हो सकती, और कबीर की आंखों में आंखें डालकर एक भारी मर्दाना आवाज के बजाय एक औरत की पतली आवाज में बोला, अब मैं कबीर हूं। कबीर ने दहशत में आईने पर घूसा मारा। कांच चटाक से टूट गया और उसके टुकड़े वॉश बेसिन में बिखर गए। खून की बूंदें टपकने लगी, लेकिन टूटे हुए कांच के हर टुकड़े में कबीर को अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया। सड़ी हुई त्वचा, सफेद मोतियाबिंद वाली आंखें और बिना होठों वाला मुंह। कबीर बेतहाशा बेडरूम में भागा। उसे लगा कि अब उसे भागना होगा, खिड़की से कूदकर कहीं भी। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंचा, उसने देखा कि कमरे की लाइटें अभी भी जल रही हैं, लेकिन दीवार पर एक परछाई बन रही है। इस बार वो परछाई उसकी नहीं थी। दीवार पर एक विशाल बरगद के पेड़ की परछाई थी, जिसकी शाखाएं पूरे कमरे में फैल रही थीं, और उस परछाई वाले पेड़ से एक साया नीचे उतर रहा था, धीरे धीरे, दीवार से फर्श पर और फर्श से कबीर के बिस्तर की तरफ। कबीर बिस्तर के कोने में दुबक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन तभी उसे अपने कान के पास एक गर्म सड़ी हुई सांस महसूस हुई। किसी ने उसके कंधे पर अपना सिर रखा, जैसे कोई पुराना प्रेमी विश्राम कर रहा हो। कबीर का पूरा शरीर लकवा मार गया। वो हिल नहीं पा रहा था। उस अदृश्य चीज ने कबीर के कान में फुसफुसाया, तुमने मेरा पेड़ छीना, मैंने तुम्हारा साया, अब बारी शरीर की है। सो जाओ कबीर, जब जागोगे तो तुम नहीं रहोगे। कबीर ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह नहीं खुला। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वो ये थी कि उसके हाथ की त्वचा का रंग बदल रहा था। वो काली और खुरदुरी होती जा रही थी,
बिल्कुल पेड़ की छाल जैसी। वो बेहोश हो गया, या शायद उसे सुला दिया गया, उस नींद में जहां से वापसी का रास्ता इंसान की अपनी याददाश्त के मिटने से शुरू होता है। और होटल के कमरे के बाहर कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, सिवाय इसके कि कमरा नंबर 202 के दरवाजे के नीचे से गहरा काला पानी रिस कर बाहर आ रहा था। सुबह की फीकी रोशनी जब होटल लेक व्यू के कमरा नंबर 202 की खिड़की से छन कर अंदर आई तो कबीर की आंखें खुली। वो बिस्तर पर नहीं था, वो बाथरूम के बाथटब में लेटा हुआ था। उसका शरीर अकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे रस्सियों से बांध कर रखा हो। सबसे खौफनाक बात यह थी कि बाथटब पानी से नहीं बल्कि गीली काली मिट्टी और सड़े हुए पत्तों से भरा हुआ था। कबीर घबरा कर उठ बैठा। उसके कपड़ों से, बालों से और यहां तक कि उसके कानों से कीचड़ निकल रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी कब्र से जिंदा बाहर निकला है। उसने पागलों की तरह अपने शरीर को झाड़ा, शावर चलाया और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। लेकिन साबुन की झाग जितनी बार उसके शरीर से फिसलती वो सफेद नहीं बल्कि मटमैले रंग की होती। कबीर ने बेसन में कुल्ला किया और तभी उसे अपने गले में कुछ फंसा हुआ महसूस हुआ। एक जोरदार खांसी के साथ उसने वॉश बेसिन में थूका। जो चीज उसके मुंह से निकली उसे देखकर कबीर की चीख हलक में ही अटक गई। वो कोई कफ या खून नहीं था, वो पीपल के पेड़ का एक सूखा काला पत्ता था जिसमें इंसानी बाल लिपटे हुए थे। कबीर पीछे हटा, दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बड़बड़ाया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे याद नहीं था कि वो बाथटब में कैसे पहुंचा या ये मिट्टी कहां से आई। उसे बस इतना पता था कि उसे यहां से भागना है। वो अपने गीले कपड़ों में ही कमरे से बाहर भागा। अपना सामान, अपना लैपटॉप, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी सिवाय अपनी जान के। रिसेप्शन पर वही लड़का था जो रात में मिला था। कबीर को बदहवास और कीचड़ में सना देख वो भी सहम गया। कबीर ने जेब से क्रेडिट कार्ड निकालकर काउंटर पर पटका। चेकआउट, अभी क्या भी, कबीर चिल्लाया। लड़का थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीमे स्वर में बोला, सर पेमेंट तो हो चुकी है। कबीर की उंगलियां रुक गईं। क्या? किसने की? लड़के ने अजीब नजरों से कबीर को देखा, जैसे कबीर कोई बहुत भद्दा मजाक कर रहा हो। सर आपकी वाइफ ने, वो सुबह 4 बजे ही चेकआउट करके गाड़ी में जा चुकी हैं। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर में आएंगे। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी वाइफ नैनीताल में नहीं है, वो दिल्ली में है, कबीर चीखा। वो औरत कैसी दिखती थी? लड़के ने डरते हुए कहा, जी उन्होंने घूंघट कर रखा था, चेहरा नहीं दिखा, बस उनकी आवाज थोड़ी भारी थी। और लड़का रुका, जैसे कुछ कहने से डर रहा हो। और सर वो नंगे पैर थीं, उनके पैरों में बहुत मिट्टी लगी थी। कबीर ने अपना कार्ड छीना और बाहर पार्किंग की तरफ दौड़ा। उसकी जीप वहां खड़ी थी, लेकिन जीप के चारों तरफ कंक्रीट के फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई पूरी रात गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा हो। कबीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। ड्राइवर सीट पर गीली मिट्टी लगी थी, चाबी पर खून लगा था। उसने उसे साफ करने की कोशिश नहीं की, बस चाबी लगाई और गाड़ी भगा दी। उसका प्लान साफ था, दिल्ली, घर, वहां वो सुरक्षित होगा। वहां डॉक्टर है, मंदिर है, परिवार है। नैनीताल से निकलते ही कबीर ने अपनी पत्नी रिया को फोन लगाने की कोशिश की। फोन की घंटी बज रही थी, लेकिन नेटवर्क बार बार आ जा रहा था। उठाओ रिया, प्लीज उठाओ, कबीर प्रार्थना कर रहा था। तभी फोन कनेक्ट हुआ। हेलो, रिया की आवाज आई। वो आवाज कबीर के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। रिया, सुनो मैं मुसीबत में हूं, मैं अभी दिल्ली आ रहा हूं, कुछ मत पूछना, बस घर का दरवाजा खुला रखना। और कबीर, रिया ने उसे बीच में टोका। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। तुम आ रहे हो या तुम आ चुके हो?
कबीर कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? मैं अभी रास्ते में हूं। रिया हंसी। वो हंसी कबीर की पत्नी की नहीं थी। वो हंसी वैसी ही थी जैसी रात को जीप की पिछली सीट से आई थी। लेकिन कबीर, तुम तो मेरे सामने बैठे हो, सोफे पर। अभी तो तुमने चाय मांगी। फोन पर सन्नाटा छा गया। कबीर का खून ठंडा पड़ गया। रिया, तुम किससे बात कर रही हो? रिया। उधर से रिया की आवाज नहीं, बल्कि किसी और चीज की आवाज आई, चरचराटी, भारी और दुष्ट। घर तो हम पहुंच गए कबीर, अब तुम बस एक याद हो। और फोन कट गया। कबीर ने फोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या वो सच में गाड़ी चला रहा है या वो अभी भी उस पेड़ के नीचे दबा हुआ सपना देख रहा है? उसने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिया। स्पीडोमीटर की सुई 100 के पार चली गई। सड़कें खाली थीं, लेकिन कोहरा इतना घना था कि 10 फीट आगे कुछ नहीं दिख रहा था। करीब 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद कबीर को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नैनीताल से दिल्ली का रास्ता नीचे की तरफ जाता है, लेकिन वो पिछले 1 घंटे से चढ़ाई चढ़ रहा था। सड़क के किनारे के मील के पत्थर, माइलस्टोन्स, कोहरे में छिपे थे। जब एक पत्थर पास आया तो कबीर ने ब्रेक मारकर पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, भावगढ़ 0 किलोमीटर। कबीर की सांसें अटक गईं। उसने गाड़ी मोड़ी थी, वो दिल्ली की तरफ ही जा रहा था। फिर वो वापस भावगढ़ कैसे आ गया? ये नामुमकिन था। उसने गाड़ी बैक की, लेकिन पीछे भी घना जंगल था। सड़क के दोनों ओर अब वही मनहूस ऊंचे ऊंचे देवदार और साल के पेड़ खड़े थे, जो हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे कबीर का स्वागत कर रहे हों। तभी गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा। बोनट खड़खड़ाया और गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई। नहीं नहीं, अभी नहीं। कबीर ने स्टीयरिंग पीटा। वो बाहर निकला और बोनट खोला। इंजन से भाप निकल रही थी। जब धुआं हटा तो कबीर ने जो देखा उससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। इंजन के अंदर कोई तार या पाइप नहीं था। पूरा इंजन बॉक्स पेड़ की जड़ों से भरा हुआ था। मोटी काली जड़ें जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच ऐसे लिपटी हुई थीं जैसे वो गाड़ी का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी जीवित प्राणी की नसें। और उन जड़ों के बीच धड़कता हुआ कुछ था, एक मांस का लोथड़ा जो इंजन की गर्मी में भी धड़क रहा था। कबीर उल्टे पांव पीछे हटा। वो सड़क के बीच में खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, छम छम, पायल की आवाज। लेकिन ये पायल चांदी की नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे हड्डियों के टकराने से आती है। कबीर ने चारों तरफ देखा। कोहरे के बीच से सड़क के उस पार वही बरगद का पेड़ धीरे धीरे दृश्य में उभरने लगा। वो पेड़ जो कल वहां था, आज यहां कैसे आ गया? या कबीर कभी गया ही नहीं था? पेड़ के नीचे झूलती हुई जटाओं के बीच एक झूला टंगा हुआ था, और उस झूले पर कबीर खुद बैठा था। नहीं, वो कबीर नहीं था, वो कबीर का शरीर था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था, और उस झूले को जो झुला रही थी, वो चीज, वो चुड़ैल, कमला या जो भी उसका नाम था, वो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका था, लेकिन उसके हाथ कबीर जो झूले पर था के कंधों पर थे। असली कबीर जो सड़क पर खड़ा था ने चीखने की कोशिश की, मैं यहां हूं, वो मैं नहीं हूं। उस चीज ने धीरे से अपना सिर उठाया। बालों के बीच से 2 अंगारे जैसी लाल आंखें चमकीं। उसने सड़क पर खड़े कबीर की तरफ देखा और अपने हाथ से इशारा किया, चुप रहने का। फिर झूले पर बैठे नकली कबीर ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने सड़क पर खड़े कबीर की तरफ देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कान में कबीर की मौत का फरमान था। सड़क पर खड़े कबीर ने महसूस किया कि उसके पैर सुन्न हो रहे हैं। उसने नीचे देखा।
सड़क का डामर पिघलकर उसके जूतों को पकड़ रहा था। नहीं, वो डामर नहीं था, वो जड़ें थीं। जमीन फट रही थी और उसमें से काली जड़ें निकलकर कबीर के पैरों को जकड़ रही थीं। वो हिल नहीं पा रहा था। वो जड़ें सांपों की तरह उसकी पिंडलियों, घुटनों और जांघों तक चढ़ने लगीं। दर्द भयानक था, जैसे कोई उसकी हड्डियों को चूरा कर रहा हो। छोड़ो मुझे, कबीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल में खो गई। झूले पर बैठी वो सीज यानी नकली कबीर अब उठ खड़ी हुई थी। उसने अपनी जेब से कबीर की गाड़ी की चाबी निकाली, हवा में उछाली और चुड़ैल की तरफ मुड़कर बोला, काम हो गया माँ। उस चुड़ैल ने उस नकली कबीर के सिर पर हाथ फेरा, जैसे कोई माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देती है। असली कबीर अब कमर तक जमीन में धंस चुका था। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई। वो जमीन पर चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। वो कबीर के चेहरे के एकदम करीब आई, इतनी करीब कि कबीर को उसकी सड़ी हुई त्वचा के छेदों में रेंगते हुए कीड़े दिखाई दे रहे थे। उसने कबीर के कान में फुसफुसाया, तुमने जगह मांगी थी ना सर्वे के लिए, मैंने दे दी। अब तुम इस जमीन का हिस्सा हो। और वो उसने नकली कबीर की तरफ इशारा किया, जो अब कबीर की जीप की तरफ बढ़ रहा था। वो अब तुम्हारी दुनिया जिएगा। कबीर ने आखिरी बार अपनी जीप को स्टार्ट होते देखा। उस गाड़ी में उसका हमशक्ल बैठा था, जो अब आजाद था। और असली कबीर, जो एक इंसान था, अब एक पेड़ की खुराक बन रहा था। मिट्टी उसकी छाती तक आ चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी पसलियां चरमराने लगी थीं। अंधेरा छाने से ठीक पहले कबीर ने देखा कि चुड़ैल उसके सामने जमीन पर बैठ गई है। उसने कबीर के माथे को चूमा। वो चूमना किसी होठों का स्पर्श नहीं, बल्कि तेजाब जैसा जलन भरा था। सो जाओ, उसने लोरी गाते हुए कहा। अब दर्द नहीं होगा, बस अनंत भूख होगी। मिट्टी कबीर के नाक और मुंह में भर गई। उसकी आखिरी चीख गले में ही घुटकर रह गई। बाहर की दुनिया गायब हो गई। अब सिर्फ अंधकार था, मिट्टी का दबाव था और जड़ों का आलिंगन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो कबीर जीप लेकर दिल्ली के लिए निकला था, वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी। वो एक बीज था, एक ऐसा बीज जो अब शहर के बीचों बीच जाकर फटेगा। चुड़ैल ने सिर्फ एक शिकार नहीं किया था, उसने अपना विस्तार शुरू कर दिया था। कबीर की यादें, कबीर का प्यार, कबीर का डर, सब अब उस चीज के पास था। और वो चीज अब रिया के पास जा रही थी। दिल्ली की चमक धमक और शोरगुल भानगढ़ के उस खामोश और जानलेवा जंगल से बिल्कुल विपरीत थी। रात के 2:30 बज रहे थे जब कबीर की जीप डिफेंस कॉलोनी के पॉश इलाके में दाखिल हुई। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी थी, लेकिन जीप के अंदर एक अजीब सा अंधेरा तैर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स, जो कबीर जैसा दिखता था, कबीर जैसा कपड़े पहने था और कबीर जैसी ही घड़ी कलाई पर बांधे हुए था, लेकिन उसकी आंखों में जो शून्यता थी, वो किसी गहरे कुएं जैसी थी। उसने पूरी रास्ते एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। न उसे थकान थी, न नींद। उसके लिए ये शरीर एक नया कपड़ा था, जिसे उसने अभी अभी पहना था, और वो ये परख रहा था कि ये कितना आरामदायक है। घर के बाहर पहुंचकर उसने इंजन बंद किया। सन्नाटा, लेकिन ये सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, गली के कुत्ते, जो आमतौर पर कबीर की गाड़ी पहचान कर पूंछ हिलाते थे, आज अजीब तरह से व्यवहार करने लगे।
दो कुत्ते गाड़ी के टायरों को सूंघकर पीछे हट गए और एक कुत्ता जो थोड़ा दूर खड़ा था आसमान की तरफ मुंह करके एक लंबी दर्दनाक आवाज में रोने लगा। वो भौंक नहीं रहा था, वो किसी अनहोनी का विलाप कर रहा था। नकली कबीर ने उस कुत्ते की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। कुत्ते का रोना एक झटके में बंद हो गया और वो दुम दबाकर अंधेरे में भाग गया। जानवरों को वो दिखाई देता है जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती। कबीर ने चाबी निकाली। चाबी ताले में डालते वक्त उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे, उस पुराने कबीर की तरह नहीं जिसके हाथ डर से कांपते थे। दरवाजा खुला। अंदर से एसी की ठंडक और रूम फ्रेशनर की खुशबू आई। ये घर की खुशबू थी। लेकिन जैसे ही कबीर ने दहलीज पार की, उसके जूतों के साथ जंगल की वो सड़ी हुई बदबू भी अंदर आ गई। रिया सोफे पर बैठी थी। टीवी चल रहा था लेकिन वॉल्यूम म्यूट था। उसका ध्यान दरवाजे पर ही था। कबीर को देखते ही वो खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चिंता और राहत के आंसू एक साथ तैर रहे थे। कबीर, वो दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। तुम ठीक तो हो? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? और वो अजीब सी कॉल? रिया ने उसे कसकर भींचा, लेकिन कबीर के शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। रिया को महसूस हुआ कि कबीर का शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। ये सर्दी वाली ठंडक नहीं थी, ये वो ठंडक थी जो मर्चरी में रखे शवों से आती है। रिया थोड़ा पीछे हटी और कबीर का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम इतने ठंडे क्यों हो? बुखार है क्या? कबीर ने रिया की आंखों में देखा। उसकी पुतलियां थोड़ी फैली हुई थीं। उसने रिया के हाथों को अपने चेहरे से हटाया और अपनी वही जानी पहचानी आवाज में कहा, थक गया हूं रिया, बस बहुत लंबी नींद चाहिए। आवाज कबीर की ही थी, लेकिन उसमें भावना गायब थी। वो एक रिकॉर्डिंग जैसी लग रही थी। रिया को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे सफर की थकान मानकर नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूं। कबीर बाथरूम में गया। रिया किचन में खाना गर्म करने लगी, लेकिन तभी उसका ध्यान जमीन पर पड़ा। कबीर जहां खड़ा था वहां लकड़ी के फर्श पर हल्के गीले निशान थे। रिया ने झुककर देखा, वो पानी नहीं था। वो गाढ़ा काला कीचड़ था। कबीर, तुमने जूते बाहर नहीं उतारे? रिया चिल्लाई। बाथरूम से आवाज आई, भूल गया था। रिया कपड़ा लेकर साफ करने गई, लेकिन जैसे ही उसने उस कीचड़ पर कपड़ा मारा, उसे एक झटका लगा। वो कीचड़ नहीं था, वो राख थी, शमशान की राख जैसी। रिया का दिल जोर से धड़का। ये कबीर कहां से होकर आया है? उसने सोचा। खाने की मेज पर सन्नाटा था। कबीर बहुत तेज खा रहा था। जिस तरह से वो रोटी के टुकड़े तोड़ रहा था, वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। वो चबा नहीं रहा था, बस निगल रहा था। रिया उसे घूर रही थी। उसे कबीर के चेहरे में कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसकी त्वचा थोड़ी ज्यादा चिकनी लग रही थी, जैसे किसी ने वैक्स का मास्क पहना हो। और सबसे अजीब बात, कबीर बाएं हाथ से खा रहा था। कबीर? रिया ने धीरे से पूछा। कबीर ने खाना रोक दिया और धीरे से ऊपर देखा। तुम तो राइट हैंडेड हो, आज बाएं हाथ से क्यों खा रहे हो? कमरे में खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक हथौड़े जैसी लग रही थी। कबीर की आंखों में एक पल के लिए अंधेरा छाया, जैसे वो अपनी गलती सुधारने के लिए दिमाग की फाइलों को स्कैन कर रहा हो। फिर उसने धीरे से निवाला दाएं हाथ में लिया और मुस्कुराया। चोट लगी है रिया, दाएं कंधे में दर्द है। रिया ने राहत की सांस ली। ओह, मुझे लगा, पता नहीं क्या लगा। दिखाओ मुझे, दवाई लगा देती हूं। नहीं, कबीर ने मेज पर हाथ मारा। आवाज इतनी तेज थी कि प्लेट हिल गई। नहीं,
बस नींद चाहिए। उस रात बेडरूम का माहौल किसी कब्रगाह जैसा था। कबीर बिस्तर के एक तरफ करवट लेकर लेटा था, रिया दूसरी तरफ थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कमरे में कोई तीसरा भी है। उसे बार बार अलमारी के पास किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था। जब भी वो पलट कर देखती, वहां कोई नहीं होता, बस कबीर का कोट टंगा होता। तभी रिया को एक गंध आई, वही सड़े हुए फूलों की बदबू। ये बदबू कबीर की तरफ से आ रही थी। रिया ने करवट बदली और कबीर की पीठ की तरफ देखा। कबीर की सांसें बहुत भारी चल रही थीं। रिया ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कबीर के कंधे पर रखा। महसूस हुआ कि शर्ट के नीचे कबीर की त्वचा खुरदुरी है, बहुत खुरदुरी, जैसे इंसान की खाल नहीं बल्कि पेड़ की छाल हो। रिया ने झटके से हाथ पीछे खींचा। कबीर, वो फुसफुसाई। कबीर नहीं हिले। रिया ने हिम्मत करके बेड लैंप ऑन किया। पीली रोशनी कमरे में फैल गई। कबीर अभी भी उसी तरह लेटा था। रिया ने कबीर की शर्ट का कॉलर थोड़ा नीचे किया ताकि वो देख सके कि त्वचा ऐसी क्यों लग रही है। जैसे ही उसने कॉलर हटाया, उसकी चीख निकल गई। कबीर की गर्दन के पीछे, जहां इंसानी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, वहां त्वचा फटी हुई थी और अंदर से काली पतली जड़ें बाहर निकल रही थीं, जो तकिए के अंदर घुस रही थीं। वो जड़ें तकिए की रुई को चूस रही थीं। रिया बिस्तर से कूदकर दूर हट गई। कबीर, उठो, ये क्या है? कबीर धीरे से पलटा, बहुत धीरे, जैसे उसका शरीर हड्डियों से नहीं बल्कि लकड़ी से बना हो। जब उसने चेहरा घुमाया तो रिया ने देखा कि उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो देख रहा था। क्या हुआ रिया? सो जाओ, उसने कहा, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। आवाज उसके गले के अंदर से नहीं बल्कि उसके पेट से आ रही थी। रिया कांप रही थी। वो दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने हैंडल खींचा, मरोड़ा, लेकिन वो नहीं खुला। कबीर, ये मजाक नहीं है, दरवाजा खोलो। कबीर अब बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। उसने अपने गर्दन को एक झटके के साथ सीधा किया। कड़क की आवाज आई, दरवाजा मैंने बंद नहीं किया रिया, कबीर ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक औरत की खनक थी। दरवाजा तो उसने बंद किया है, जो अब इस घर का मालिक है। रिया की पीठ दरवाजे से चिपकी हुई थी। उसने देखा कि कबीर की परछाई, जो दीवार पर पड़ रही थी, कबीर से अलग व्यवहार कर रही थी। कबीर बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर खड़ी थी और रिया की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। तुम कबीर नहीं हो, रिया रोते हुए बोली। तुम कौन हो? मेरा कबीर कहाँ है? नकली कबीर मुस्कुराया। उसका मुंह थोड़ा ज्यादा खुल गया, गालों की त्वचा फटने लगी। कबीर, वो तो अब एक नींव है, एक बहुत बड़े महल की नींव जो हम यहां बनाएंगे, और तुम रिया, तुम उस महल की पहली ईंट बनोगी। अचानक कमरे की लाइटें झपझपाने लगी, फट फट, और फिर बल्ब फ्यूज हो गया। पूरा अंधेरा। अंधेरे में रिया को सिर्फ एक चीज सुनाई दी, बिस्तर से किसी के उतरने की आवाज, थप थप थप, और एक जानी पहचानी खुशबू जो अब पूरे कमरे में भर गई थी, मिट्टी की खुशबू। रिया ने अंधेरे में अपना फोन टटोला और फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी की पतली किरण सीधे कबीर के चेहरे पर पड़ी, लेकिन अब वह कबीर का चेहरा नहीं था। कबीर की त्वचा किसी मुखौटे की तरह पिघलकर नीचे लटक रही थी, और अंदर से कुछ काला, चिपचिपा और भयानक झांक रहा था। वो चीज कबीर को अंदर से खाकर बड़ी हो रही थी। लाइट बंद करो रिया, मुझे रोशनी में भूख नहीं लगती। रिया चीखते हुए बाथरूम में भागी और अंदर से कुंडी लगा ली। वो वहां कोने में दुबक कर बैठ गई, फोन को छाती से लगाए हुए। बाहर बेडरूम में भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वो चीज दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर खुरचने की आवाज शुरू हुई, घर घर। रिया, मुझे बहुत भूख लगी है। बाहर से कबीर की आवाज आई, लेकिन उसमें दर्द था। रिया,
दरवाजा खोलो, ये मुझे खा रहा है, बचाओ रिया। कंफ्यूज हो गई। क्या कबीर अभी भी जिंदा है? क्या वो उस राक्षस के अंदर फंसा है? रिया प्लीज, ये मेरी नसों को खींच रहा है। कबीर की दर्दनाक चीख गूंजी। रिया का हाथ कुंदी की तरफ बढ़ा। उसका पति दर्द में था, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन तभी उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे के नीचे के गैप पर पड़ी। वहां से कोई परछाई अंदर आ रही थी, और वो परछाई किसी इंसान की नहीं थी। वो परछाई एक हाथ की थी, जिसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वो वॉश बेसिन तक पहुंच रही थीं। रिया ने हाथ पीछे खींच लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, वो चिल्लाई। बाहर खामोशी छा गई। फिर एक ठंडी क्रूर हंसी सुनाई दी। कमला की हंसी। समझदार हो, उस चुड़ैल की आवाज आई। लेकिन कब तक छिपोगी? इस घर की हर दीवार में मेरी जड़ें फैल चुकी हैं। देखो। रिया ने देखा कि बाथरूम की टाइल्स के बीच जो ग्राउट था, उसमें दरारें पड़ने लगीं। महीन काली जड़ें दीवारों से बाहर निकल रही थीं, जैसे दीवार के नसों में जहर फैल रहा हो। नल से टप टप करके पानी गिरने लगा, लेकिन पानी का रंग लाल था। रिया जानती थी कि ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये कब्जा है। वो चीज उसे मारना नहीं चाहती, वो उसे बदलना चाहती है, जैसा उसने कबीर के साथ किया। रिया ने फोन पर पुलिस का नंबर डायल किया, लेकिन नेटवर्क गायब था। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था, तुम्हारी परछाई मेरी है। रिया ने शीशे में देखा। बाथरूम के शीशे में रिया की शक्ल दिख रही थी, लेकिन शीशे वाली रिया की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। शीशे वाली रिया ने अपने होठों पर उंगली रखकर कहा, श्श, वो अंदर आ रहा है। और तभी बाथरूम का दरवाजा अपनी चौखट सहित उखड़कर रिया के ऊपर गिरा। धूल और मलबे के बीच वो कबीर खड़ा था। अब वो पूरा बदल चुका था। उसका आधा चेहरा इंसान का था और आधा पेड़ की सूखी लकड़ी जैसा। उसका एक हाथ सामान्य था और दूसरा हाथ लंबी नुकीली टहनियों का गुच्छा बन चुका था। चलो रिया, उसने अपना लकड़ी वाला हाथ बढ़ाया। भांगड़ बुला रहा है। रिया पीछे हटी, लेकिन पीछे दीवार थी, वो फंस चुकी थी। शहर के बीचों बीच अपने ही घर में वो एक जंगल का शिकार बन गई थी। लेकिन रिया को अभी ये नहीं पता था कि उसकी कोख में एक और धड़कन है, एक नन्ही जान, जिसके बारे में उसने कबीर को सरप्राइज देने के लिए अभी तक नहीं बताया था। और वो चुड़ैल उस तीसरे वजूद को महसूस कर सकती थी। उस राक्षस की नजर रिया के पेट पर पड़ी। उसकी काली आंखों में एक नई चमक आ गई। ओह, उसने अपनी लंबी जीभ से अपने लकड़ी वाले होंठ चाटे। तो हम 2 नहीं 3 हैं, एक शरीर 2 साए। कमरा नंबर 202 के उस भयानक सच और कबीर के शरीर पर हुए उस अमानवीय कब्जे के बाद दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी वाले घर में अब जो खेल चल रहा था, वो किसी भी साधारण डरावनी कहानी से परे था। रिया के पेट पर उस चीज की नजर पड़ चुकी थी। वो कबीर का चेहरा पहने हुए राक्षस अब सिर्फ रिया को नहीं, बल्कि उसकी कोख में पल रहे उस नन्ही जान को चाहता था। रिया की सांसें अटक गईं। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, जैसे वो अपने बच्चे को उस काली नजर से छिपाने की कोशिश कर रही हो। दूर रहो, रिया चीखी, और उसने वॉश बेसिन के पास पड़ा कांच का एक बड़ा और नुकीला टुकड़ा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मातृशक्ति का एक ऐसा ज्वार उसके अंदर उठ रहा था जो डर से भी बड़ा था। वो चीज जो कबीर जैसी दिखती थी, लेकिन जिसकी एक बांह अब पूरी तरह सूखी लकड़ी और टहनियों का गुच्छा बन चुकी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपना लकड़ी वाला हाथ उठाया। टहनियों के सिरों से काला गोंद टपक रहा था। डर क्यों रही हो रिया?
उसकी आवाज में अब कबीर की टोन नहीं थी, बल्कि एक खुरदरी, कई आवाजों का मिश्रण था, जैसे सूखी पत्तियों के बीच हवा चल रही हो। मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे नया जीवन दूंगा। मेरा साया अधूरा है रिया, मुझे एक शरीर चाहिए जो पूरी तरह नया हो, कोरा कागज। रिया समझ गई, ये चुड़ैल, ये कमला, ये सिर्फ कबीर को मारने नहीं आई थी, ये जन्म लेना चाहती थी दोबारा। जैसे ही वो लकड़ी का हाथ रिया के पेट को छूने के लिए आगे बढ़ा, रिया ने पूरी ताकत से वो कांच का टुकड़ा उस हाथ पर दे मारा। खच की आवाज आई, लेकिन खून नहीं निकला। उस लकड़ी के हाथ से गाढ़ा, काला और बदबूदार तरल पदार्थ फव्वारे की तरह निकला और रिया के चेहरे पर जा गिरा। वो तेजाब जैसा जल रहा था। वो चीज दर्द से नहीं, बल्कि क्रोध से गुर्राई। वो आवाज इंसान की नहीं थी, वो किसी जंगली जानवर की दहाड़ थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाया। उसके लकड़ी वाले हाथ की टहनियां तेजी से बढ़ीं और रिया के गले को जकड़ने के लिए लपकीं। रिया ने झुककर खुद को बचाया और उस चीज के पैरों के बीच से निकलकर बेडरूम की तरफ भागी। उसका चेहरा जल रहा था, आंखें आंसुओं से धुंधली थीं, लेकिन उसे रुकना नहीं था। वो बेडरूम में पहुंची, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके कदम जम गए। बेडरूम अब बेडरूम नहीं रहा था। वहां की दीवारें गायब हो चुकी थीं, उनकी जगह घने काले जंगल ने ले ली थी। छत से लंबी लंबी जड़ें लटक रही थीं, जो जमीन को छू रही थीं। फर्श पर महंगे मार्बल की जगह गीली मिट्टी और कीचड़ था, और उस कीचड़ के बीचों बीच कबीर का वो असली लैपटॉप पड़ा था, जिसकी स्क्रीन अभी भी ऑन थी और उस पर एक ही शब्द टाइप किया हुआ था, भागो। रिया को लगा कि वो पागल हो जाएगी। क्या वो अभी भी अपने घर में है या वो दिल्ली से सीधा भानगढ़ पहुंच चुकी है? उसने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। उसे उम्मीद थी कि बाहर सड़क होगी, स्ट्रीट लाइट्स होंगी। उसने पर्दे हटाए। बाहर दिल्ली की सड़क नहीं थी। बाहर घना कोहरा था और उस कोहरे के बीच वही विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ दिल्ली आ चुका था, या शायद ये घर उस पेड़ के पास चला गया था। कहां जाओगी रिया? पीछे से आवाज आई। रिया ने मुड़कर देखा। वो चीज अब रेंगती हुई आ रही थी। उसके पैर अब पैर नहीं रहे थे, वो पेड़ की जड़ों की तरह फर्श पर फैल रहे थे और उसे आगे खींच रहे थे। रिया ने अपनी आंखें बंद की और जोर से खुद को नोचा। ये सपना है, ये सपना है, उठ जाओ रिया। लेकिन दर्द असली था। वो काला तरल जो उसके गाल पर लगा था, वो उसकी त्वचा को जला रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक भारी पीतल के वास पर पड़ी। उसने वो वास उठाया और पूरी ताकत से खिड़की के कांच पर दे मारा। छनन! कांच टूटा, और जैसे ही कांच टूटा, बाहर का नजारा बदल गया। बरगद का पेड़ गायब हो गया। सामने डिफेंस कॉलोनी की शांत सड़क और स्ट्रीट लाइट दिखाई दी। वो एक भ्रम था। वो पेड़ उसके दिमाग में था, लेकिन हकीकत में अभी भी दिल्ली बाहर मौजूद थी। रिया ने बिना एक पल गवाए खिड़की से छलांग लगा दी। वो पहली मंजिल पर थी। वो नीचे घास पर गिरी। उसके टखने में तेज मोच आई, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वो लंगड़ाते हुए गेट की तरफ भागी। घर के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि आसपास के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। रिया गेट तक पहुंची। गेट बंद था। उसने कुंडी खोलने की कोशिश की, लेकिन लोहा बर्फ जैसा ठंडा और जाम हो चुका था। नहीं, खुल जा, खुल जा, वो रो रही थी। तभी उसे अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दी। धम धम धम। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने गेट के ऊपर से चढ़ने की कोशिश की। लोहे की सलाखों ने उसके हाथों को छील दिया। साड़ी फट गई, लेकिन वो दूसरी तरफ कूद गई। सड़क पर सन्नाटा था। रात के 3 बज रहे थे। रिया सड़क के बीचों बीच लंगड़ाते हुए भाग रही थी। बचाओ, कोई है,
पुलिस! वो चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। सामने से एक कार आ रही थी। रिया ने हाथ हिलाया। कार रुकी नहीं, बल्कि उसके आर पार निकल गई। रिया सन्न रह गई। क्या वो मर चुकी है? क्या वो भी एक साया बन चुकी है? नहीं, उसने अपनी बाह को देखा, खून बह रहा था। वो जिंदा थी। तो फिर कार ने उसे देखा क्यों नहीं? तभी उसे सड़क के किनारे लगे एक बिजली के खंभे के पास अपनी सोसाइटी का गार्ड राम सिंह खड़ा दिखाई दिया। रिया उसके पास भागी। राम सिंह भैया, मदद करो, मेरे घर में कबीर। रिया हाँप रही थी। राम सिंह ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसका चेहरा एकदम भावहीन था। उसने रिया की तरफ देखा, फिर उसके घर की तरफ इशारा किया। मेम साहब बुला रहे हैं, घर जाइए, रात बहुत हो गई है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। राम सिंह की आवाज राम सिंह की नहीं थी। उसकी आवाज में वही गूंज थी जो उस चुड़ैल की थी। तुम भी? रिया पीछे हटी। राम सिंह मुस्कुराया, एक बहुत ही भद्दी मुस्कान। हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं मेम साहब। जड़ें जमीन के नीचे बहुत दूर तक जाती हैं। भानगढ़ से दिल्ली तक जड़ें जुड़ी हुई हैं। रिया समझ गई कि वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो साया सिर्फ उसके घर में नहीं, बल्कि उसके आसपास की दुनिया को भी संक्रमित कर रहा था। वो उल्टे पांव भागी मेन रोड की तरफ। वहां एक मंदिर था, शिव मंदिर। उसे लगा कि शायद वहां वो चीज नहीं आ पाएगी। भागते भागते उसे लगा कि उसकी परछाई उसका पीछा कर रही है। स्ट्रीट लाइट के नीचे उसकी परछाई बन रही थी, लेकिन वो परछाई रिया के साथ दौड़ नहीं रही थी। वो परछाई सड़क पर रेंग रही थी और उसके हाथ रिया के पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रिया मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। बचाओ! उसने घंटी बजाई। टन टन। घंटी की आवाज से रात का सन्नाटा टूटा। मंदिर का पुजारी बाहर निकला। उसने रिया को देखा, खून से लथपथ, मिट्टी में सनी हुई और बदहवास। बेटी, क्या हुआ? पुजारी ने पूछा। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी। वो गार्ड, वो घर, वो अंधेरा सब दूर दिखाई दे रहा था। बाबा, वो मेरे पीछे है। वो मेरा बच्चा चाहता है। रिया ने रोते हुए अपना पेट पकड़ लिया। पुजारी ने रिया के माथे पर हाथ रखा। उनका हाथ गर्म था, इंसानी स्पर्श। रिया को लगा जैसे उसकी जान में जान आई हो। पुजारी ने उसे पानी पिलाया और सीढ़ियों पर बैठाया। शांत हो जाओ, यहाँ ईश्वर का वास है। कोई बुरी शक्ति यहाँ नहीं आ सकती। रिया ने पानी पिया। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। उसने सोचा कि वो बच गई। उसने सोचा कि अब वो सुबह होते ही अपने मायके चली जाएगी। लेकिन तभी पुजारी ने एक अजीब सा सवाल पूछा। बेटी, तुम्हारे साथ जो आया है उसे बाहर क्यों छोड़ दिया? रिया का दिल रुक गया। मेरे साथ? मैं अकेली आई हूं बाबा। पुजारी ने मंदिर के गेट की तरफ इशारा किया। वहां गेट के ठीक बाहर अंधेरे में कबीर खड़ा था, लेकिन वो कबीर वैसा नहीं था जैसा घर में था। वो एकदम सामान्य दिख रहा था। साफ कपड़े, व्यवस्थित बाल, चेहरे पर वही पुरानी सौम्य मुस्कान। वो हाथ हिला रहा था। रिया, तुम यहाँ हो? मैं कितना डर गया था। तुम अचानक घर से भाग क्यों गई? चलो घर चलते हैं। रिया कंफ्यूज हो गई। क्या उसने वो सब बस सोचा था? क्या वो सच में पागल हो रही है? कबीर तो ठीक लग रहा है। कोई जड़े नहीं, कोई काला कीचड़ नहीं। पुजारी ने रिया की तरफ देखा। जाओ बेटी, पति बुला रहा है। शायद तुम्हें कोई बुरा सपना आया होगा। रिया उठ खड़ी हुई। उसे अपनी आंखों पर शक होने लगा। शायद प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से उसे ये सब दिख रहा हो। वो धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ी। कबीर ने हाथ बढ़ाया। आओ रिया, घर चलें।
रिया ने हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मंदिर के बाहर एक तेज हैलोजन लाइट जल रही थी। कबीर खड़ा था, लेकिन कबीर की परछाई, जमीन पर कबीर की परछाई नहीं थी। वहां एक विशाल सूखे हुए और टेढ़े मेढ़े पेड़ की परछाई बन रही थी, और उस पेड़ की परछाई की शाखाओं में एक औरत लटकी हुई थी, उल्टा। रिया का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने ऊपर कबीर के चेहरे की तरफ देखा। कबीर की मुस्कान अब चौड़ी होती जा रही थी, बहुत चौड़ी, कानों तक। पकड़ी गई, कबीर ने फुसफुसाया। और इससे पहले कि रिया पीछे हटती, कबीर का हाथ, जो अब सामान्य दिख रहा था, अचानक लंबा होकर सांप की तरह लपका और रिया की कलाई पकड़ ली। पुजारी जी, रिया चिल्लाई। उसने मुड़कर पुजारी की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई पुजारी नहीं था। मंदिर की सीढ़ियों पर सिर्फ एक पुराना खंडहर जैसा ढांचा था। घंटियां गायब थीं, मूर्तियां टूटी हुई थीं, और जहां पुजारी खड़ा था वहां अब एक सूखा हुआ ठूंठ पड़ा था। ये मंदिर असली नहीं था। ये मंदिर भी एक भ्रम था। रिया ने महसूस किया कि वो सड़क पर नहीं है, वो अभी भी अपने घर के उसी बेडरूम में खड़ी है। उसने कभी खिड़की तोड़ी ही नहीं थी, वो कभी बाहर भागी ही नहीं थी। वो साया उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। उसे एक पूरी एस्केप सीक्वेंस दिखाई गई, सिर्फ उसकी उम्मीद को तोड़ने के लिए। भागने का कोई रास्ता नहीं है रिया। कबीर या वो चीज अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तुम अभी भी यहीं हो, मेरे साथ, हमारे घर में। रिया ने अपने चारों तरफ देखा। बेडरूम का दरवाजा बंद था, खिड़की का कांच साबुत था। उसके हाथ में वो वास अभी भी था जो उसने उठाने की सोची थी, उसने फेंका ही नहीं था। ये मेंटल ट्रैप था। उस चीज ने रिया के चेहरे को छुआ। उसका हाथ अब ठंडा नहीं, बल्कि बहुत गर्म था, बुखार जैसा गर्म। अब सरेंडर कर दो रिया, उसने कहा। बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे वो दुनिया दिखाऊंगा जो इंसानों की सोच से परे है। वो छाया लोक का राजा बनेगा। रिया घुटनों के बल गिर गई। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। आप किसी राक्षस से लड़ सकते हैं, लेकिन आप अपने ही दिमाग से कैसे लड़ेंगे जब वो आपको धोखा दे रहा हो? लेकिन तभी रिया को अपने पेट में एक हलचल महसूस हुई। बच्चे ने लात मारी, पहली बार। उस लात ने रिया को वास्तविकता में वापस खींचा। ये बच्चा जिंदा है, और जब तक ये जिंदा है, रिया हार नहीं सकती। उसने ऊपर देखा, सीलिंग फैन। उसने अपने हाथ में पकड़े वास को देखा। फिर उसने कबीर की तरफ देखा, जो अब जीत के नशे में चूर होकर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसने वास को नीचे जमीन पर नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ पूरी ताकत से फेंका, सीधे ट्यूबलाइट पर। धड़ाम! ट्यूबलाइट फूटी, अंधेरा छा गया, और अंधेरे में साया नहीं बनता। रोशनी के बिना परछाई जिंदा नहीं रह सकती। रिया चिल्लाई। उस चीज ने चीखना शुरू कर दिया, नहीं, रोशनी जलाओ, मुझे रोशनी चाहिए। अंधेरे में वो चीज कमजोर पड़ रही थी। रिया ने महसूस किया कि कमरे की पकड़ ढीली हो रही है। उसने अंधेरे में दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। इस बार दरवाजा खुल गया, क्योंकि बिना रोशनी के वो भ्रम पैदा नहीं कर पा रहा था। रिया बाहर कॉरिडोर में आई और उसने घर की मेन पावर सप्लाई एमसीबी गिरा दी। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब लड़ाई बराबरी की थी। रिया, उसका बच्चा और वो अदृश्य खौफ सब अंधेरे में थे। लेकिन रिया जानती थी कि घर का रास्ता कहाँ है, और उस चीज को उसे देखने के लिए किसी की परछाई चाहिए थी, जो अब बन नहीं रही थी। रिया ने अंधेरे में मुख्य दरवाजा खोला और बाहर की ठंडी हवा को महसूस किया। इस बार हवा असली थी।
इस बार सड़क असली थी। वो अपनी गाड़ी की तरफ भागी। चाबी उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके पास स्पेयर की थी जो वो हमेशा गमले के नीचे छिपा कर रखती थी। उसने कांपते हाथों से गमले के नीचे से चाबी निकाली। अंधेरे घर के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जो इंसान की नहीं थी। रिया, अगर तुम गई तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारी हर परछाई में, हर आईने में मैं इंतजार करूंगा। रिया ने गाड़ी का दरवाजा खोला, इग्निशन ऑन किया और एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि उसके घर की छत पर चिमनी के ऊपर एक काली आकृति खड़ी थी। वो उसे जाते हुए देख रही थी। रिया बच गई थी फिलहाल। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरी, रिया ने देखा कि डैशबोर्ड पर उसकी अपनी परछाई ने अपना हाथ उठाया और रिया को बाय किया, जबकि रिया के दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। वो चीज घर में नहीं रह गई थी। वो चीज रिया की परछाई बन चुकी थी और अब वो रिया के साथ ही जा रही थी। जहां भी रिया जाएगी, वो साया, वो चुड़ैल, वो अधूरा सच उसके साथ जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स एक लय में गुजर रही थीं। रोशनी अंधेरा, रोशनी अंधेरा। रिया की गाड़ी की रफ्तार 120 के पार थी। वो स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से भींचे हुए थी कि उसकी उंगलियों के पोर्स सफेद पड़ चुके थे। लेकिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं था। उसका ध्यान डैशबोर्ड पर, गियर बॉक्स पर और पिछली सीट पर पड़ने वाली उन परछाइयों पर था जो स्ट्रीट लाइट के गुजरते ही अपना आकार बदल रही थीं। हर खंभे की रोशनी के साथ रिया की अपनी परछाई स्टीयरिंग व्हील से हटकर डैशबोर्ड पर रेंगती और एक अजीब सा इशारा करती, कभी गला काटने का, कभी पेट पर हाथ फेरने का। रिया रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज सिसकियों में दब गई थी। उसे पता था कि वो भाग नहीं रही है, वो अपने साथ उसे लेकर जा रही है। वो चुड़ैल, वो कमला अब किसी पेड़, किसी घर या किसी जंगल से नहीं बंधी थी। वो रिया के अस्तित्व से जुड़ चुकी थी। अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। कोई स्टेशन नहीं, सिर्फ तेज सरसराहट। और उस शोर के बीच से एक आवाज आई, कबीर की आवाज। लेकिन ये वो कबीर नहीं था जिससे रिया प्यार करती थी। ये वो कबीर था जो अब सिर्फ एक खोल था। रिया, तुम कहां जा रही हो? परछाई कभी शरीर से तेज नहीं भाग सकती। रिया ने रेडियो पर मुक्का मारा, चुप रहो, तुम मर चुके हो, कबीर मर चुका है। रेडियो से एक हंसी गूंजी, कमला की हंसी। मौत? मौत तो सिर्फ एक दरवाजा है रिया। मैंने कबीर को नहीं मारा, मैंने उसे पहन लिया। और अब मुझे एक नया कपड़ा चाहिए, छोटा, कोमल और बेदाग। रिया ने सामने देखा, एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, अगर वो गाड़ी उस ट्रक से टकरा दे तो शायद ये साया भी उसके साथ खत्म हो जाए। क्या अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को मार देना सही है? उसने स्टीयरिंग को ट्रक की तरफ मोड़ा। ट्रक का हॉर्न गूंजा, रोशनी आंखों को चुंधियाने लगी। रिया ने आंखें बंद कर लीं। खत्म, सब खत्म, उसने सोचा। लेकिन टक्कर नहीं हुई। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी, लेकिन किसी लोहे से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य दीवार से टकराकर। रिया का सिर स्टीयरिंग से टकराया और खून की धार बह निकली। जब उसने धुंधली आंखों से देखा तो गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी थी। ट्रक जा चुका था, इंजन बंद था, चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक चीज की आवाज आ रही थी, गाड़ी की छत पर किसी के चलने की। धम धम धम। छत की मेटल शीट नीचे की तरफ पिचक रही थी, जैसे कोई भारी चीज उस पर कूद रही हो। और फिर विंडशील्ड, सामने के कांच पर ऊपर से एक उल्टा चेहरा लटक गया।
वो कबीर नहीं था, वो कमला थी, उसका असली रूप। सड़ी हुई त्वचा, सफेद पथराई आंखें और मुंह जो कानों तक फका हुआ था। वो कांच के उस पार से रिया को देख रही थी। उसने अपनी लंबी काली जीभ से कांच को चाटा और एक शब्द बोला जो रिया की हड्डियों तक में सिहरन पैदा कर गया। मां। रिया की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। 4 साल बाद देहरादून के बाहरी इलाके में एक पुराना बड़ा सा घर था। इस घर की खासियत ये थी कि इसकी खिड़कियों पर हमेशा मोटे काले पर्दे पड़े रहते थे। दिन हो या रात, घर के अंदर कभी सूरज की रोशनी नहीं आती थी, सिर्फ बिजली के बल्ब जलते थे और घर के हर कोने में, हर दीवार पर, हर मेज पर दिए और मोमबत्तियां रखी रहती थीं। ये घर रिया का था। रिया अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। वो कभी सोती नहीं थी, या शायद वो सोने से डरती थी। उसके हाथ में हमेशा एक माचिस और एक टॉर्च रहती थी। लिविंग रूम में एक 4 साल का बच्चा खेल रहा था। उसका नाम आर्यन था। वो जमीन पर बैठा अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रहा था। रिया किचन से चाय लेकर आई। उसने आर्यन को देखा और एक फीकी मुस्कान दी। आर्यन बेटा, क्या बना रहे हो? आर्यन ने सिर नहीं उठाया। वो काले क्रेयॉन से पन्ने को पूरी तरह काला कर रहा था। दोस्त, आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया। रिया के हाथ से चाय का कप हिल गया। कौन दोस्त? मैंने कहा था ना, हम अकेले खेलते हैं। आर्यन ने अपनी ड्राइंग ऊपर उठाई। पन्ने पर एक बड़ा सा काला पेड़ बना था और पेड़ के नीचे 2 लोग खड़े थे, एक छोटा बच्चा और एक बहुत लंबी औरत जिसके पैर उल्टे थे। ये बड़ी माँ है, आर्यन ने कहा। वो कहती हैं कि वो मुझे उस पेड़ के पास ले जाएंगी जहां पापा सोते हैं। रिया ने वो ड्राइंग छीनी और फाड़ दी। खबरदार जो ऐसी बातें की, कोई बड़ी माँ नहीं है, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। रिया हाँफने लगी। उसने आर्यन को गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। आर्यन शांत था, बहुत शांत। एक 4 साल के बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही शांत। उसने रिया के कंधे पर सिर रखा और धीरे से रिया के कान में फुसफुसाया, माँ, लाइट बंद करो ना, उन्हें अंधेरा पसंद है। रिया का खून जम गया। उसने आर्यन को दूर हटाकर देखा। आर्यन की आंखें वो एक पल के लिए काली हो गई थीं, बिल्कुल कबीर की तरह। लेकिन अगले ही पल वो सामान्य भूरी आंखें थीं। नहीं नहीं, वो बड़बड़ाई, ये मेरा वहम है। तभी पूरे घर की बत्तियां एक साथ गुल हो गईं। पावर कट। रिया की सांस अटक गई। माचिस, माचिस कहाँ है? उसने अपनी जेब टटोली। माचिस नहीं थी। आर्यन, आर्यन कहाँ हो तुम? रिया अंधेरे में चिल्लाई। मैं यहीं हूं मां। लेकिन वो आवाज किसी बच्चे की नहीं, बल्कि एक भारी गूंजती हुई आवाज थी। रिया में कांपते हाथों से अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण कमरे में घूमने लगी। सोफा खाली था। ड्राइंग बुक जमीन पर फटी हुई पड़ी थी। आर्यन? तभी रिया की नजर दीवार पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी की वजह से दीवार पर एक परछाई बन रही थी, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। फिर भी दीवार पर 2 परछाइयां थीं। एक परछाई छोटी थी, आर्यन की, और दूसरी परछाई वो विशाल थी जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और हाथ आर्यन की परछाई के कंधों पर रखे थे। रिया ने टॉर्च घुमाई कि आर्यन कहाँ है। आर्यन कमरे के कोने में खड़ा था, दीवार की तरफ मुंह करके। आर्यन, इधर आओ। रिया दौड़ी। जैसे ही उसने आर्यन को मोड़ा,
रिया के पैरों तले जमीन निकल गई। आर्यन का चेहरा आर्यन का नहीं था। उसकी त्वचा लकड़ी की तरह सख्त हो चुकी थी। उसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से सड़ी हुई जड़ों की बदबू आ रही थी, और उसके मुंह से जो आवाज निकली वो कमला की थी। शुक्रिया रिया, तुमने इसे बहुत अच्छे से पाला। अब ये तैयार है। रिया पीछे हटी और गिर पड़ी। नहीं, ये मेरा बेटा है, छोड़ दो इसे। आर्यन, या जो अब उसके शरीर में था, धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ा। उसके चलने का तरीका अजीब था, झटकेदार, जैसे कोई कठतितली चल रही हो। ये तुम्हारा बेटा कभी नहीं था रिया, उसने हंसते हुए कहा। उस रात जब तुमने एक्सीडेंट किया था, तुम्हें लगा तुम बच गई? नहीं, तुमने मुझे अपनी कोख में पनाह दी थी। ये बच्चा उस पेड़ का फल है, कबीर का नहीं। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका पूरा संघर्ष, उसकी पूरी ममता, सब एक झूठ था। वो पिछले 4 साल से अपने बेटे को नहीं बल्कि अपनी मौत को पाल रही थी। तो मुझे मार डालो। रिया ने हार मान ली। खत्म कर दो ये सब। राक्षस आर्यन के छोटे से शरीर में झुका और रिया के चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। मार दूं? नहीं मां, उसने आर्यन की मासूम आवाज में कहा, जो अब और भी डरावनी लग रही थी। मारना तो मुक्ति है, और हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें विस्तार यानी एक्सपेंशन चाहिए। उसने रिया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खड़ा किया। चलो मां, उसने कहा, दरवाजा खोलो, बाहर दुनिया इंतजार कर रही है। रिया न चाहते हुए भी चल रही थी। उसका शरीर उसके बस में नहीं था, जैसे उसकी अपनी परछाई ने उसे जकड़ लिया हो। उसने घर का मुख्य दरवाजा खोला। बाहर रात थी, लेकिन आंगन में वो चीज खड़ी थी जिसका डर रिया को 4 साल से था। वहां कबीर खड़ा था, वही कबीर जो उस रात दिल्ली से गायब हुआ था। वो वैसा ही दिख रहा था, बस अब उसका पूरा शरीर पेड़ की जड़ों से बना था। वो एक मानव वृक्ष बन चुका था। कबीर ने अपनी बाहें फैला दी। आर्यन दौड़कर कबीर के पास गया और उसकी जड़ों में लिपट गया। पापा! रिया दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। एक पूरा परिवार, एक माँ, एक बेटा और एक पिता। बस फर्क इतना था कि माँ इंसान थी और बाकी दोनों नरक के साए। कबीर ने रिया की तरफ देखा। उसकी लकड़ी की आंखों में एक अजीब सा निमंत्रण था। आओ रिया। कबीर की आवाज हवाओं में गूंजी। हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। रिया ने देखा कि उसके पैरों के नीचे से भी पतली पतली जड़ें निकलकर जमीन में धंस रही हैं। वो अब भाग नहीं सकती थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। धीरे धीरे उसकी त्वचा सख्त होने लगी। उसके पैर भारी होने लगे। उसके हाथों की उंगलियां लंबी होकर टहनियों में बदलने लगीं। आखिरी चीज जो रिया ने महसूस की वो थी आर्यन का ठंडा हाथ उसकी हथेली में। डरना मत मां, आर्यन ने कहा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। एक ही पेड़, एक ही साया। देहरादून के उस घर के बाहर आज भी सन्नाटा रहता है। लोग कहते हैं कि वो घर खाली है, लेकिन अगर आप रात के समय वहां से गुजरें तो आपको आंगन में 3 पेड़ दिखाई देंगे, 2 बड़े और एक छोटा। और अगर आप ध्यान से सुने तो हवाओं में उन पेड़ों के पत्तों के टकराने की आवाज नहीं,
बल्कि एक लोरी गुनगुनाने की आवाज आती है। तेरी काया मेरी छाया, सो जा चंदा पेड़ पे आया। और सबसे खौफनाक बात, जब सुबह सूरज निकलता है तो उन 3 पेड़ों की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती, क्योंकि वो पेड़ परछाई बनाते नहीं हैं, वो खुद परछाई हैं जो दिन के उजाले में पेड़ होने का नाटक करते हैं और रात होते ही शिकार पर निकल पड़ते हैं। अगर कभी आपको लगे कि आपकी परछाई आपसे 1 सेकंड की देरी से चल रही है, या आईने में आपका अक्स आपको घूर रहा है, तो याद रखना, बरसेरा गांव का वो पीपल अब सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक जंगल है जो धीरे धीरे दुनिया को निगल रहा है। शायद अगला बीज आपके घर में बोया जा चुका है।